हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक ओपैम्प को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने ओपैम्प का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सिंबल और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ये बहुत ही आइडियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जो कि जिसका गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड सर्किट होता है जो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के प्रिंसिपल पर काम करता है। आज के वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम्प को पढ़ेंगे, यानी ओपैम्प के अनुप्रयोग कि हम ओपैम्प को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओपैम्प एज एडर। एडर का मतलब क्या होता है? योजक, यानी जो सिग्नल्स को क्या कर दे, ऐड कर दे। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओपैम्प एज एडर। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक ओपैम्प है, ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये होता है इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इसे हम जी मानते हैं, ठीक है। ये ग्राउंडेड ना होते हुए भी वर्चुअली ग्राउंडेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और यहाँ पर करंट भी ज़ीरो हो जाती है और वोल्टेज भी नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से। तो ये वाला जो हमारा सिग्नल, ये वाला जो टर्मिनल होता है, ये चाहे ग्राउंडेड हो या ना हो तब भी ये ग्राउंड की तरह बिहेव करता है और इसे वर्चुअली ग्राउंडेड भी माना जा सकता है, ठीक है। अब हमारा ओपैम्प का सर्किट कैसा होता है कि यहाँ पर हम फीडबैक लेने के लिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं RF और यहाँ पर हम इसका आउटपुट लेते हैं V0, ठीक है। ये सभी ओपैम्प के सर्किट्स में होता है। अब ओपैम्प को एडर के फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मान लेते हैं कि किसी भी एक टर्मिनल पर, अभी हम इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को कंसीडर करके चलते हैं। इस इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर हम एक से ज़्यादा सिग्नल्स को लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग या प्लस वाला जो टर्मिनल है इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ किस पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्टिंग वाले ओपैम्प पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप कितने भी n तक सिग्नल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि एक सिग्नल है मेरे पास, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टेंस से और फिर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर V1 भी मान सकते हैं, VA भी मान सकते हैं और इस रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया RA। इसी तरह से दूसरा वाला सिग्नल और दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा RB और VB। इसी तरह से आपको अप टू N तक जितने भी सिग्नल हम चाहें, N सिग्नल्स को हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर इन तीनों को क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने सर्किट बना लिया है ओपैम्प एज एडर का, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा उसे हम नाम दे देते हैं VN। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी I1 और फीडबैक के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I2। अब प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा चुकी हूँ कि I1 इज़ नियरली इक्वल टू I2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इनपुट का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस होता है इनपुट के ऊपर। तो जो हमारी करंट होती है वो यहाँ इसके अंदर नहीं जा पाती है, यहाँ पर हमारी करंट फ्लो नहीं हो पाती है। तो जितनी करंट आगे से आ रही है वो पूरी की पूरी लगभग फीडबैक वाले सर्किट में चली जाती है। तो हमारा जो I1 होगा वो I2 के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर हम करंट का जंक्शन लॉ लगाए तो इन सभी ब्रांचेस में से जो करंट आ रही है वो ऐड होकर के क्या बनाएगी, I1। तो हम मान लेते हैं पहली ब्रांच में करंट है IA, दूसरी में IB अप टू IN। तो ये सभी करंट मिलकर I1 बनाएगी और I1 जो है वो I2 के बराबर है। अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें। यहाँ पर हम अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर हो जाएगा VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस
अप टू Vn अपॉन Rn इज़ इक्वल टू I1 और I2। ठीक है, अब यहाँ पर ये I1 या I2, अगर मैं इस I2 की वैल्यू को पुट करूँ तो इस I2 वाले में वोल्टेज क्या आ रहा है, V0, और रेजिस्टेंस क्या यूज़ हो रहा है, RF। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V0 अपॉन RF। अब अगर यहाँ से मुझे इस V0 की वैल्यू को निकालना हो तो V0 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस RF VA अपॉन RA प्लस VB अपॉन RB प्लस अप टू VN अपॉन RN। अब अगर यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊं, मैं मान लेती हूँ कि ये जो सारे ही रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं वो लगभग RF के बराबर है। इन रेजिस्टेंसेस की क्या वैल्यू लगानी है ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम जो चाहे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस है RA, RB, RC, RD, RN तक के, और ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, मैं मान लेती हूँ कि इन सभी की वैल्यू बराबर है। लेट RA इज़ इक्वल टू RB इज़ इक्वल टू RC इज़ इक्वल टू RN इज़ इक्वल टू RF। मान लेते हैं कि इन सभी की वैल्यू बराबर है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे ये सब RF के बराबर हो गए, RF पूरा कॉमन आ जाएगा और RF से RF कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा V0 इज़ इक्वल टू माइनस VA प्लस VB प्लस VC प्लस अप टू Vn। नेगेटिव सिंबल सिर्फ और सिर्फ ये इन्वर्टिंग सर्किट की वजह से आया है। बाकी हम देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, वो इनपुट पर लगाए गए सभी वोल्टेज की इस तरह से हमने ओप एम्प एज एडर को पढ़ लिया। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है V0, वो इन सभी वोल्टेजेस के सम के बराबर होगा। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, अगर ये सब बराबर ना होते और N इंटू RF के बराबर होते तो यहाँ पर क्या बन जाता, ये V0, जैसे मैं बता देती हूँ, लेट RA RB RC, ठीक है, ये मान लेते हैं कि NRF के बराबर है, तो ये कॉमन आकर के NRF कॉमन आ जाएगा ना, तो RF से RF कटेगा तो V0 इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन N VA प्लस VB प्लस अप टू VN। उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होगा वो एवरेज के बराबर होगा, है ना। तो ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर हमें ओप एम्प एज एडर के फॉर्म में वर्क कराना है तो हमें सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को इक्वल रखना होगा। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओप एम्प एज इंटीग्रेटर, समाकलक या समाकलित्र। ठीक है, तो ओप एम्प एज इंटीग्रेटर को यूज़ करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करते हैं वो होता है, ये हुआ हमारा G टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से हम फीडबैक लगाएंगे, लेकिन इस बार फ़र्क ये आ जाएगा कि हम फीडबैक लगाते टाइम RF रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस या धारिता हम मान लेते हैं C। यहाँ पर हो गया V0। ठीक है, और यहाँ जो हमारा आगे वाला सर्किट था वो एज इट इज़ रहेगा। एक रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर हम अपना सिग्नल लगा देंगे VI, V इनपुट, और ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा इसको हमने कर दिया ग्राउंड। तो इस सर्किट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस RF यूज़ करते थे उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, एक कैपेसिटर। यहाँ से आने वाली करंट I1 हो गई और ये वाली करंट हो गई I2। वैसे हम जानते हैं कि करंट I1 जो होती है वो I2 के बराबर होती है। पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे क्या लगता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाए, I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R। इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या लग रहा है, VI, तो I1 इज इक्वल टू VI अपॉन R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम I2 फाइंड करेंगे, तो I2 जो है वो कैपेसिटर से जाने वाली करंट है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या होती है, dQ अपॉन dt, और कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है C इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर I2 की वैल्यू हमें मिलेगी C, लेकिन वोल्टेज कौन सा लग रहा है यहाँ पर, V0, तो यहाँ पर हम वोल्टेज लगाएंगे V0 अपॉन dt। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा ये नेगेटिव सिंबल लगेगा।
ठीक है ना, और वी नॉट इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, है ना। यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ टी क्यों रखा है, क्योंकि ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये वी आई भी फंक्शन ऑफ टी होगा, ये टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब इस हम इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, तो आई टू इज इक्वल टू माइनस सी डी वी नॉट अपॉन डी टी, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को जब इक्वल रखेंगे, क्योंकि I1 जो है वो I2 के बराबर होता है, तो हमें मिलेगा वी आई अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस सी डी वी नॉट अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड किया है, वी नॉट फाइंड किया है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो ओप एम्प है वो हमें आउटपुट किस तरीके का देता है। तो यहाँ से अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो इस सी को इधर सेंड कर दूँगी और फिर पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मुझे डिफ्रेंशिएशन का सिंबल हटाना है। तो ये बनेगा डी वी नॉट अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी वी आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हो जाएगा सिंपल v नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी हमारा कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर बनेगा वी आई डी टी, यानी हमें वी आई का क्या करना है, डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हो गया ना, ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ये इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा सर्किट है उसमें फीडबैक में रेजिस्टेंस की जगह अगर कैपेसिटर को यूज़ करें तो हमारा जो ओप एम्प है वो आउटपुट किस फॉर्म में देता है, इनपुट के इंटीग्रेशन के फॉर्म में। वी आई हमारा इनपुट है और वी नॉट आउटपुट है, तो इस वी आई का इंटीग्रेशन करने पर हमें वी नॉट की वैल्यू मिलती है। अब अगर हम क्या करें, इफ़ आर सी इज इक्वल टू 1 कर दे, तो आर सी 1 कब होगा, जब आर को तो हम ले ले 1 मेगा ओम और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम ले ले 1 माइक्रो फैरेड। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, मेगा होता है 10 की पावर 6, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आर सी हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको और भी एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा वी आई इंटू डी टी, आई मीन वी आई इंटीग्रेशन करना है डी टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें इसकी क्या मिलेगी, और भी एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, ओप एम्प एज इंटीग्रेटर। इसी तरह से हम देखते हैं अब ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इस सी को रिप्लेस करना है आर से और आर को लगाना है सी की जगह। तो यहाँ मैंने सर्किट बना दिया है ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर और ये है ओप एम्प एज इंटीग्रेटर। हम देखेंगे कि इन दोनों सर्किट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जहाँ पहले R था वहाँ पर C है और जहाँ C था वहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। मेथड भी हमें वही यूज़ करना है जो हमने पिछली वाली टर्म में यूज़ किया है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस जहाँ भी आता है वहाँ ओम्स लॉ लगता है, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है हमारा, V नॉट, तो I2 की वैल्यू हमें मिलेगी V नॉट विच इज़ अ फंक्शन ऑफ T अपॉन R। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वाला फीडबैक है ना और नेगेटिव टर्मिनल पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस की वैल्यू। तो ये हो गई हमारी I2। I1 जो है यहाँ पर क्या लगेगा, DQ अपॉन DT। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। इसे अप्लाई करने पर I1 इज इक्वल टू CVI इज़ अ फंक्शन ऑफ T अपॉन DT। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, C बाहर आ जाएगा, DVI अपॉन DT, ठीक है। अब वापस हम I1 को I2 के जब बराबर रखेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा DVI अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन R। अब हम जानते हैं कि हमें हमेशा क्या फाइंड करनी होती है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ से V नॉट को यहीं रखेंगे और R को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो V नॉट इज इक्वल टू माइनस RC DVI
अपॉन डी टी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि आर सी को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, कंडीशन लगा देते हैं। इसके लिए हमें आर को लेना पड़ेगा 1 मेगा ओम और सी को लेना पड़ेगा 1 माइक्रोफैरेड, तो आर सी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डी वी आई अपॉन डी टी। तो दिख रहा है ना कि हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में मिल रहा है, इनपुट के डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो ये होगा एप्लीकेशन जिसमें हमने पढ़ा ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले ओप एम्प एज एडर को पढ़ा, जिसका ये वाला हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था। फिर हमने ओप एम्प एज इंटीग्रेटर को पढ़ा, जिसमें जो आउटपुट है वो इनपुट के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। और इसी तरह से हमने ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर पढ़ा, जिसमें हमारा जो आउटपुट होता है इनपुट के डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ओप एम्प वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।